आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो देखिए, योगी सरकार 2.0 के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने वाले हैं और इस अवसर पर सीएम योगी आज दोपहर के 12:30 बजे लखनऊ के लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सीएम योगी राज्य की जनता के सामने अपनी सरकार के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हम आपको जानकारी दें कि सीएम योगी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 100 दिन के एक्शन प्लान को तैयार किया था। अब वो लोगों की इन 100 दिनों की अपनी उपलब्धियां बताने की जो तैयारी की गई है वो घड़ी आ गई है। आज अब से थोड़ी ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने वाली है मुख्यमंत्री के द्वारा और जानकारी दी जाएगी मीडिया के माध्यम से कि आखिरकार 100 दिनों में क्या काम हुआ है। तो ये हम योगी सरकार के काम की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप जश्न भी देख रहे हैं। लोग कलाकार पहुंचे हुए हैं यहाँ पर आज के दिन उत्सव मनाने के लिए। उत्सव की तरह आज पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल देखा जा रहा है। रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया लोक भवन में। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं इस समय और बहुत ही थोड़ा समय है। थोड़े इस देरी के बाद आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठीक 12:30 बजे लखनऊ के लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखेंगे। हालांकि इस बीच आपको बताएं कि सरकार की तरफ से कई काम किए गए हैं और ये जो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री की तरफ से सौंपा जाएगा, इसको लेकर तमाम मंत्रियों को भी निर्देश दिए गए थे कि 100 दिन में टारगेट अचीव करें। योगी आदित्यनाथ के 100 दिनों का कार्यकाल पूरा हुआ है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए इसलिए भी है क्योंकि ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी कि प्रदेश की जनता ने दूसरी बार एक ही पार्टी को मौका दिया, जिसके बाद आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मौके पर सरकार के कामकाज को लेकर जो ब्यौरा है, जो रिपोर्ट कार्ड है वो रखेंगे, जो अब तक की योजनाएं रही हैं उसको लेकर उसकी बात करेंगे। लेकिन उसी लोक भवन में मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो नजारा है वो दिखा दूं मैं आपको। यहाँ पे जो उपलब्धियां है सरकार की या फिर सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जो जश्न है वो आप इसी लोक भवन के बाहर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की वैसे पहचान भी है, अलग अलग जिलों से आए हुए कलाकार हैं ये जो अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे पेश कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बताएंगे कि पिछले 100 दिनों में सरकार की ओर से क्या काम किया गया है, किन किन वर्गों के लिए कितनी योजनाएं शुरू की गई हैं, सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं। तो वही दूसरी ओर इसी लोक भवन के अंदर यहाँ पे जो कलाकार है इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो बताने के लिए काफी है कि सरकार इस बात को लेकर के काफी ज्यादा उम्मीदों से लबरेज है कि सरकार ने बीते 100 दिनों में बहुत सारे काम किए। इस बीच हमने बहुत परिवर्तन देखा भी है और हमने बहुत सारे बड़े ऐलान भी देखे हैं। जहाँ पे जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी बनी थी उसमें 75,000 करोड़ के निवेश को लेकर यूपी सरकार की ओर से दावा किया गया। तो वहीं दूसरी ओर तमाम कैबिनेट मंत्रियों को दौरे के लिए भी निर्देश दिए गए। 18 कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ तमाम मंत्री परिषद के जो लोग हैं वो गए जिलों में, वहाँ रिपोर्ट कार्ड बनाया, उसके बाद सरकार को वो रिपोर्ट कार्ड सौंपा गया। सरकार की ओर से कुछ बड़े फैसले दिए गए। इसके अलावा गरीब कल्याण के लिए जो राशन वितरण योजना थी उसको भी 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया सरकार बनने के साथ ही। और ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज भी कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। तो इस बड़े ऐलान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो यहाँ पर आए हुए कलाकार हैं और उनका जो उत्साह है, जो जोश है वो उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, शायद यही यूपी सरकार की ओर से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताना चाहते होंगे कि किस तरीके से उनकी सरकार लोक संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं उसको पूरा करने की ओर अग्रसर है, कैसे कामकाज कर रही है, भविष्य को लेकर के एजेंडा क्या है सरकार का। तो मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो लोक भवन का नजारा है मैं वो दिखा रही हूँ आपको। हालांकि धीरे धीरे मंत्रियों का यहाँ पहुंचना शुरू हो गया है। ये भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बाकी मंत्री हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है कि वो भी अपने अपने विभाग से जुड़ी हुई जो उपलब्धियां सरकार के सामने और जनता के सामने रखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद होंगे लोक भवन में। प्रदेश अध्यक्ष जो स्वतंत्र देव सिंह उनकी भी मौजूदगी होगी, सुरेश खन्ना भी मौजूद होंगे। तो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री की ओर से अब तक के कार्यकाल का ब्यौरा, लेखा जोखा रखा जाएगा। बड़ी खबर आपको बताएं, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को बहुमत मिल चुका है। कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान इस चीज का कर दिया जाएगा। शिंदे सरकार ने बहुमत साबित किया है। शिंदे को 164 विधायकों का समर्थन है। तो देखिए, जो बात सामने आ रखी थी उस पर अब मोहर लग चुकी है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को बहुमत मिल चुका है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को बहुमत मिला और कुछ ही देर में इस बात का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। तो जिस तरह से राजनीतिक उठापटक देखी गई पूरे महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों, उसमें आप समझ सकते हैं कि जो बातें रखकर सामने रखी गई, जिनमें ऐलान किया गया था बागी विधायकों के लिए सरकार को गिराने की जोरदार कोशिश करने के दावे किए गए थे। अब उन सब दावों को, आप तमाम दावों को दरकिनार कर दीजिए, सीधे तौर पर देखिए फ्लोर टेस्ट में पास हो गए हैं शिंदे। तो अब आपको बताते हैं आगे बढ़ते हुए, कानपुर नगर निगम के रिकॉर्ड रूप में आग लग गई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। कानपुर नगर निगम के रिकॉर्ड रूम में आग लगी है। केयरटेकर के स्टोर रूम में ये आग लगी है, जिससे बड़ी संख्या में फाइलें जलकर राख हो गई हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तस्वीरें आपके सामने। कानपुर से आग लगने से नगर निगम में हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब बढ़ रहे हैं आगे। दिल्ली के बाद खबर खटीमा से है, जहां पर 13 साल के एक बच्चे को मगरमच्छ ने अपना निवाला बना लिया। सुनपरहर गांव में भैंस को नदी पार करा रहे बच्चे को मगरमच्छ ने नदी में खींचकर ये ले गया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग की मदद से नदी में दिख रहे एक मगरमच्छ को पकड़ लिया। इस घटना के बाद आपको बताएंगे, देर शाम सोमवार की ये जो घटना बताई जा रही है। फिलहाल इस पर वन विभाग की टीम ये पता करने में जुटी हुई है कि नदी में कितने मगरमच्छ हैं। वहाँ पर सूचना प्राप्त हुई कि एक 3 लड़के थे, जिसमें 13 वर्षीय बालक था, जिसको कि मगरमच्छ द्वारा पानी में खींच लिया गया है। जिस संबंधों में उसकी मगरमच्छ की खोजबीन की गई तो एक मगरमच्छ को ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया है। अभी उसका जांच की जा रही है कि क्या ये वही मगरमच्छ है जिसके द्वारा बालक को निवाला बनाया गया है। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं हरिद्वार में गंगा में नहाने गए और इस दौरान लापरवाही करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। गंगा में पानी का तेज बहाव होने के चलते एक शख्स पानी में बह गया और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं उस बहते हुए शख्स की। जान बचाने के लिए पुल के नीचे लगी हुई जंजीरों को इसने पकड़ लिया। अब घटना ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर लोग भी साक्षी बन गए। इस घटना को देखकर व्यक्ति पुल के नीचे लटका हुआ देखा गया। इसकी सूचना दी गई। जैसे ही सूचना मिली, जल पुलिस मौके पर पहुंची और जवान को मौके पर पहुंचकर लाइफ जैकेट के थ्रू रेस्क्यू किया गया है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर गंगा में बह रहे यात्री को प्रेमनगर घाट पर सही सलामत बाहर निकाला। पानी से बाहर आने पर यात्री की जान में जान आई और यात्री ने बताया कि वो हरियाणा के रहने वाला है, हरियाणा से हरिद्वार घूमने आया हुआ है। तो उत्तरकाशी में बारिश शुरू होते ही गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा में कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन जो भी श्रद्धालु यहां पर आ रहा है उसके आगे मौसम भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मॉनसून आते ही बरसात का दौर 4 धामों में भी शुरू हो गया है, लेकिन इसके बाद भी गंगोत्री यमुनोत्री समेत चारों धाम की यात्रा का यात्री रुक कर रहे हैं और बरसात को मात देकर श्रद्धालु मां गंगा और यमुना के दर्शन कर रहे हैं। हम अभी यमुनोत्री करके आ गए, अभी गंगोत्री जा रहे। आज मुक्काम है उत्तरकाशी में, कल सवेरे गंगोत्री जाएंगे। अच्छा है, बढ़िया लग रहा है। अभी इधर का अच्छा वातावरण, सब अच्छा है। सब दोनों धामों में अब तक 7,73,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं बरसात के मौसम को देखकर यात्री काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। बारिश भी शुरू हो गई, बारिश का मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे और काफी सुहावना मौसम अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यात्रा, पैदल यात्रा बहुत ही अच्छी रही, मौसम भी बहुत अच्छा था और माता जी की सुंदर मूर्ति के दर्शन करके हमारी यात्रा बिल्कुल सफल हो गई। तमाम तकलीफों के बीच यात्रा कर रहे यात्री धामों में दर्शन करके खुश हैं, जो दिखाता है कि 4 धाम यात्रा कितना महत्व यात्रियों के जीवन में रखता है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर जैम से निजात दिलाने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। दिल्ली डासना मार्ग की आखिरी 4 लेन पर एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट ब्रिज रखा गया है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।
नोएडा से मेरठ और मेरठ से दिल्ली नोएडा आने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। NHAI के अफसरों की मौजूदगी में चिपियाना रेलवे ओवरब्रिज पर एशिया का सबसे लंबा ट्रस ब्रिज रखा गया। अधिकारियों के मुताबिक लॉन्चिंग के साथ ही तकनीकी काम लगभग पूरा हो गया है और ब्रिज शुरू होने के साथ ही यहां लगने वाला जाम खत्म हो जाएगा। इस समय हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी आरओबी गाजियाबाद पहुंच गया है और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो चिपियाना बुजुर्ग रेलवे कट फाटक कहलाता है, यहीं पर यह आरओबी रखा गया है। 4 लेन का आरओबी है। फिलहाल ये रोड अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं है, जिसकी वजह से जाम जैसी स्थिति भी रहती है। आप तस्वीरों में देखेंगे चूंकि यहाँ पर एक पार्शियली कट बनाया गया है, जिसकी वजह से वाहनों का लोड रहता है और इसी वजह से कहीं ना कहीं जाम जैसी स्थिति रहती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस आरओबी के बनने के बाद और यहाँ पे जब ये 4 लेन का आरओबी शुरू हो जाएगा, उसके बाद से ट्रैफिक काफी सुगम हो जाएगा और जो लोड है, जो वाहनों का लोड है, वो कम होगा। NHAI ने दावा किया है कि 15 अगस्त से इस पुल को भी वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। एक्सप्रेसवे पर 16 में से 12 लेन बन चुके हैं और आखिरी 4 लेन पर एशिया का सबसे ज्यादा वजन वाला और लंबा ट्रस ब्रिज रखा गया है। आपको बता दें इस आरओबी के बारे में भी, ये 2385 टन का है। सबसे बड़ी बात है कि ये 115 मीटर लंबा है, इसकी ऊंचाई 21 मीटर की है और करीब करीब चौड़ाई 15 मीटर की है। जाहिर तौर पे एशिया का सबसे बड़ा ये आरओबी है जो चिपियाना बुजुर्ग कट पर रखा गया है, रेलवे द्वारा बनाया गया है। उद्देश्य यही है कि जल्द से जल्द इसे बनाया जाए। इसका गाटर रख दिया गया है, बेरिंग की जा रही है, जिसके लिए काम तेजी से चल रहा है और माना जा रहा है 15 अगस्त तक इसको शुरू कर दिया जाएगा और जो ट्रैफिक है दिल्ली और मेरठ का वो और भी स्मूथ हो जाएगा। चिपियाना आरओबी के बनने के साथ ही प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का सफर आसान हो जाएगा। दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली के बीच कहीं भी जाम नहीं मिलेगा और इससे दिल्ली से मेरठ जाने में लगने वाला वक्त भी कम हो जाएगा। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। अगली खबर आगरा से, जहां के 11 साल के छात्र देवांश को नासा ने अपने मार्स मिशन टीम के लिए चुना है। देवांश को नासा ने अपने इस खास मिशन के लिए क्यों चुना और इस 11 साल के लड़के में आखिर बात क्या खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। कंप्यूटर कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चलाता ये मासूम है देवांश। महज 11 साल की उम्र में देवांश 50 से ज्यादा अलग अलग तरह के गेम और ऐप बना चुका है। आगरा से 10 किलोमीटर दूर बरारा गांव का रहने वाला देवांश बेहद साधारण परिवार से है। हैरानी की बात तो ये है कि देवांश 8वीं क्लास तक स्कूल भी नहीं गया। उसने सीधे 9वीं क्लास में एडमिशन लिया, लेकिन देवांश ने हाई स्कूल में 80% अंकों के साथ पास किया है। फिलहाल वो 12वीं की पढ़ाई कर रहा है। जब विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा की नजर आगरा के छोटे से गांव में रहने वाले देवांश पर पड़ी तो उन्होंने 2026 में लॉन्च होने वाले मार्स मिशन की प्रोग्रामिंग कोडिंग की टीम के लिए देवांश को सिलेक्ट कर लिया। कोडिंग में मेरा इंटरेस्ट तब आया था तो मैं मोबाइल में गेम खेल रहा था और पापा लैपटॉप में कोडिंग कर रहे थे, तो फिर मैं देख रहा, पापा से बोल रहा था भाई क्या कर रहे हो, मैं समझ में नहीं आ रहा था पापा क्या कर रहे हैं। पापा ने बताया कोडिंग है जिससे ऐप्स और गेम्स बनते हैं, इसी को कहते हैं कोडिंग। तो मैंने कोडिंग सीखी और मैं ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन और ऑफलाइन 500 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोडिंग सिखा चुका हूँ और उसी से खुश होकर महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने मेरे को बाल गौरव का सम्मान दिया राष्ट्र भवन में। देवांश आगरा से 10 किलोमीटर दूर धननगर इलाके का रहने वाला है।
देवांश के पिता छोटे बच्चों को कोडिंग और बेसिक एजुकेशन की शिक्षा देते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को फ्री में बेसिक एजुकेशन के साथ साथ कोडिंग और प्रोग्रामिंग भी सिखाते हैं। उनके एकेडमी में लगभग 70 से ज्यादा स्टूडेंट कोडिंग, लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। उस समय ये करीब 3-4 साल के होंगे, तब से उन्होंने कोडिंग पे अपना इंटरेस्ट जताया था। गेम को खेलते थे तो मैंने समझा था, बेटा जब गेम खेलते हो वो गेम कोडिंग से बनते हैं, बेहतर आप गेम बनाओ, लोग खेलें। तो फिर इंटरेस्ट लगा था, उन्होंने सर्च किया था यूट्यूब पर, कुछ हमने हेल्प की थी इसकी। धीमे धीमे आज कोडिंग का मास्टर हो गया। कहाँ तक आपका अचीवमेंट है, क्या कहाँ तक? इनके पास करीब 160 लगभग अवार्ड्स हैं और उसमें सबसे अच्छा अवार्ड तो मास्टर गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जिन्होंने दिया था। और बाकी इनके जो इंटरनेशनल अवार्ड भी हैं और इनको जो मैगजीन है भारत सरकार की गंगोत्री, जिसमें इनकी जीवनी गई है। देवांश धननगर के प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो गणित की कठिन से कठिन कैलकुलेशन को चुटकियों में हल कर देता है। अगर आप देवांश से कई अंकों की संख्या को मल्टीप्लाई, जोड़ने, घटाने के लिए कहेंगे तो इसका जवाब वो पल भर में बिना किसी कैलकुलेटर के दे सकता है। देवांश ने बचपन से पिता को कंप्यूटर पर काम करता देखा, लिहाजा कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई और उसने कंप्यूटर प्रोग्राम और कोडिंग लैंग्वेज में करियर बनाने का फैसला लिया है। अच्छा लगता है और उसके फादर की मेहनत है और देवांश की मेहनत है। क्या लगता है बच्चे को कहाँ देखना चाहती है, कहाँ पे? देखो, हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा काफ़ी ऊंचाइयों तक जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो, दुनिया में नाम कमाए। देवांश को देखते देखते अब आसपास के गांव के बच्चे भी कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग, लैंग्वेज और कोडिंग में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। देवांश बड़े होकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता है और गरीब बच्चों के लिए ऐसे ऐप बनाना चाहता है जिससे वो मुफ्त में शिक्षा हासिल कर सके। हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18, आगरा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।